हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस में। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं पार्ट टू के बारे में। जो हम पार्ट वन जो था यूरोप में राष्ट्रवाद, ये पहले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम पार्ट टू के बारे में डिटेल्स में देखेंगे किस तरीके से जब इटली में एकीकरण हुआ। तो हमारा जो चैप्टर है ये है यूरोप में राष्ट्रवाद, और यूरोप में राष्ट्रवाद का ये पार्ट नंबर सेकेंड है। तो आप लोग अगर पार्ट नंबर वन नहीं देख पाए हैं तो पार्ट नंबर वन पहले देखेंगे, उसके बाद ये पार्ट नंबर सेकेंड प्रीफर करेंगे। हालांकि टॉपिक दोनों में चेंज है, नहीं देखेंगे फिर भी कोई इशू नहीं है, लेकिन देख लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधा। तो हम लोग कल की क्लास में, यानी कि पिछली क्लास में, इस तथ्य पे थे कि किस तरीके से 1830 की क्रांति हुई। अब हम लोग देखेंगे 1848 की क्रांति। तो किस तरीके से 1848 की क्रांति होती है, चलिए डिटेल्स में पार्ट बाय पार्ट करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक रफली व्यू देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ था वहां पे। देखिए, एक राजा था जिसका नाम था लुई फिलिप। एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था लुई फिलिप। इस लुई फिलिप जो राजा बना था ये महत्वाकांक्षी था। कहने का मतलब अपनी बातों को ही ज्यादा वैल्यू करता था, औरों को ज्यादा इग्नोर वगैरह कर दे रहता था, और ये गरीब वर्गों को छोड़ करके केवल अमीर वर्गों पे फोकस करता था। और इसने अपना जो प्रधानमंत्री है ये बनाया था गीजो को। ये अपना प्रधानमंत्री बनाया गीजो को। अब ये जो गीजो प्रधानमंत्री बना था किसके समय में, लुई फिलिप के समय में। तो गीजो को प्रधानमंत्री बनाने के क्रम में गीजो जो था महत्वाकांक्षी था और ये प्रतिक्रियावादी था। गीजो कैसा था, प्रतिक्रियावादी था। और प्रतिक्रियावादी होने के कारण गीजो के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन किए गए, और इसी आंदोलन के क्रम में 1848 की क्रांति होती है। तो सबसे पहले एक रफली व्यू देखते हैं कि क्या क्या हुआ था। देखिए, सबसे पहले लुई फिलिप बना वहां का फ्रांस का शासक लुई फिलिप बनने के बाद उसने अपना प्रधानमंत्री बनाया गीजो को। अब गीजो को क्या बना चुका है, वो प्रधानमंत्री। गीजो के प्रधानमंत्री बनने के क्रम में वहां जो है भूखमरी और बेरोजगारी की जो समस्या है ये काफी बढ़ गई थी, और भूखमरी और बेरोजगारी की समस्या बढ़ने के साथ साथ वो अमीर वर्गों के साथ रहना पसंद करता था और गरीब वर्गों को इग्नोर करता था। इसी क्रम में वहां पे सभी लोग मिल करके पेरिस में, कहां पे, पेरिस, फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जहां पे ओलंपिक हुआ था पिछले वाला ओलंपिक यहीं हुआ था। तो पेरिस में वो करते क्या है, एक भोज का आयोजन करते हैं। किसका आयोजन करते हैं, भोज का आयोजन करते हैं। और इस भोज के आयोजन में, ये जो भोज का आयोजन होता है ये थियर्स के नेतृत्व में होता है। किसके नेतृत्व में होता है, थियर्स के नेतृत्व में भोज का आयोजन होता है 1848 में, 22 फरवरी 1848। आगे डेट के साथ मेंशन करेंगे इसको। तो 1848 में थियर्स के नेतृत्व में भोज का आयोजन होता है, और इस भोज आयोजन जो हुआ था इसमें क्या किया जाता है, पूरे कहाँ हुआ था ये, पेरिस में। पूरे पेरिस में रोड्स पे या फिर जहां पे भोज हुआ था वहां पे बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, यानी अवरोधक लगा दिए जाते हैं, बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं। और बैरिकेड्स लगा करके ये जो गीजो और उसका जो शासक है, उसका जो ओनर है, उसका नाम था लुई फिलिप, इसका पूरा तरीके से प्रतिरोध या फिर विरोध किया जाता है। और यहाँ से विरोध जताने के बाद ये दोनों गद्दी छोड़ के इंग्लैंड चला जाता है। लुई फिलिप गद्दी छोड़ के कहाँ चला गया, इंग्लैंड चला गया। और फ्रांस की नेशनल असेंबली, जो क्रास नवमी में हम लोग पढ़े थे किस तरीके से नेशनल असेंबली का गठन हुआ था, उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। और स्वतंत्रता घोषित करने के बाद वहां पे रोजगार की गारंटी दी जाती है। हम बताए थे कि इसके काल में, यानी कि गीजो के काल में भूखमरी और बेरोजगारी की जो समस्या थी चरमोत्कर्ष पर थी। कहने का मतलब बहुत ज्यादा थी। और इस बेरोजगारी और भूखमरी की समस्या की जो कारण जो 1848 की क्रांति होती है, और ये 1848 की क्रांति होने के बाद रोजगार की गारंटी दी जाती है। और रोजगार की गारंटी के बाद यहाँ पे दी जाता है मताधिकार, यानी कि वोट देने का अधिकार। कितने वर्षों की उम्र के लिए, 21 प्लस। जो भी पुरुष है, केवल और केवल पुरुष, महिलाओं को वोट देने का अधिकार वहां पे उस समय पे नहीं मिलता है। हालांकि अभी है, तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार उस समय पे नहीं मिलता है। केवल 21 वर्ष से जो प्लस उम्र के लोग थे उन्हें वोट देने का अधिकार मिलता है। और ये जो सारी व्यवस्था है ये 1848 की क्रांति के बाद हुई थी। तो देख लेते हैं हम डिटेल्स में लाइन बाय लाइन कि 1848 की क्रांति में क्या क्या हुआ था। रफली देखेंगे तो इतना काफी है, लेकिन लाइन बाय लाइन एक बार देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए वो इंपोर्टेंट हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं 1848 की क्रांति। हाँ, तो लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, अधिक महत्वाकांक्षी था।
उसने 1840 में अपना जो प्रधानमंत्री है गीजो को नियुक्त किया। गीजो काफी कट्टर और प्रतिक्रियावादी था। गीजो सामाजिक आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। कहने का मतलब प्रतिक्रियावादी का मतलब यही होता है जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सुधारों के क्या हो, विरोध में हो, अगेंस्ट में हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे प्रतिक्रियावादी। तो इस तरीके से लुई फिलिप अपना प्रधानमंत्री बनाता है गीजो को। किसको बनाता है, कहां गया, ये रहा, किसको बनाता है, गीजो को। लुई फिलिप मुख्यतः पूंजीपति वर्ग यानी कि केवल अमीर वर्ग के साथ समर्थन करता था, अमीर वर्ग के साथ रहना पसंद करता था और गरीब वर्ग से उसको कोई मतलब नहीं हुआ करता था। इसके बाद देखेंगे कि सरकार के पास यानी कि गीजो के सरकार जो थी, जो जिसका जो ओनर था, जिसका क्या नाम था, लुई फिलिप, लुई फिलिप, इसके पास कोई ऐसा कोई विशेष सफलता विदेश नीति वगैरह भी नहीं थी और उसके पास सुधारात्मक कार्यक्रम भी नहीं था। कहने का मतलब किसी भी सरकार को अगर अच्छे से काम करना है तो उसको एक प्लानिंग होना चाहिए कि ऐसे ऐसे हम करेंगे अगले 5 सालों में, जैसे कि भारत में होता है। भारत में जो प्लान निर्धारित करता है, ये आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें पढ़े होंगे नीति आयोग के बारे में, योजना आयोग और नीति आयोग, योजना आयोग जिसको हटा करके अब क्या कर दिया गया है, नीति आयोग। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इस तरीके से ये सब योजना बनाते हैं कि इस तरीके से हम काम वगैरह करेंगे तो हमारे देश का विकास होगा। लेकिन इसके पास ऐसा कोई भी नीति वगैरह नहीं थी। इसलिए क्या होता है कि देश में भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या बहुत बढ़ने लगती है और इसी को देखते हुए वहां के जो सुधारवादी थे यानी कि जो सुधार चाहते थे और जनता मिलकर के 22 फरवरी 1848 को पेरिस में, कहां पे, पेरिस में, याद रखेंगे आप लोग, पेरिस में। पेरिस कहां है, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस में किसका आयोजन करते हैं, भोज का आयोजन करते हैं। इस पेरिस में किसका आयोजन कर दिया गया है, भोज का आयोजन। और भोज का जो आयोजन हुआ है इसमें किया क्या गया है, सारे जगहों पे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। क्या लगा दिए गए हैं, बैरिकेड्स यानी अवरोधक लगा दिए गए हैं। और अवरोधक लगा करके वहां के जो इनवाइटेड जो नेता थे, क्या नाम था उसका, लुई फिलिप, इसको बहुत ज्यादा बोलेंगे प्रेशर दिया जाता है कि आप गद्दी को छोड़ दीजिए, और ये गद्दी छोड़ ही देता है और गद्दी छोड़ के चला जाता है इंग्लैंड। इस तरीके से जो 1848 की क्रांति है ये पूर्ण होती है और इसके बाद एंट्री होगा मेजनी का। चलिए इससे पहले देख लेते हैं कि ये जो क्रांति है कैसे कैसे हुआ था। तो 22 फरवरी 1848 को पेरिस में सुधारवादियों द्वारा विशाल भोज यानी कि बैंक्वेट का आयोजन किया जाता है। पूरे पेरिस में अवरोधक लगा दिए जाते हैं और इसका जो नेतृत्व करता है इस भोज का, उसका नाम क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, थियर्स। क्या नाम है, थियर्स। तो थियर्स के नेतृत्व में पूरे तरीके से भोज का आयोजन होता है और पेरिस में, और इस तरीके से लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पे क्या किया जाता है, मजबूर किया जाता है। और उसके बाद लुई फिलिप गद्दी छोड़ भी देता है। कब छोड़ता है ये, 24 फरवरी 1848 को। 24 फरवरी 1848 को ये गद्दी छोड़ के इंग्लैंड चला जाता है और इस तरीके से 1848 की क्रांति संपन्न होती है। सॉरी, हाँ, 1848 की क्रांति क्या होती है, संपन्न होती है। और वहां पे नेशनल असेंबली के द्वारा फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया जाता है, यानी कि स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है। और 21 वर्ष के लोगों को मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार मिल जाता है। और केवल किसको, पुरुष को, महिला को मिलता है, महिला को नहीं मिलता है। और कितने वर्ष के लोग, मात्र और मात्र 21 प्लस जितने भी होंगे। जैसे कि भारत में कितने वर्ष के लोग दे सकते हैं, 18 वर्ष के लोग दे सकते हैं। यहाँ भी पहले 21 वर्ष था लेकिन 21 से कितना कर दिया गया है, 18। और यहाँ पे मेल भी है और फीमेल भी है, दोनों लोग मिलकर के यहाँ पे वोट दे सकते हैं, दोनों लोग दे सकते हैं। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं था, वहां पे फीमेल को वोट देने का अधिकार नहीं था, केवल वोट देने का अधिकार था सिर्फ मेल को। लेकिन हालांकि ये चेंज हो गया है, बहुत काफी दिनों की बात है ये, हालांकि बात हो रही है 1848 की, अभी चल रहा है 2026। हाँ, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो नागरिकों को काम का अधिकार दे दिया गया। देखिए वो जो था उसके पास कोई नीति वगैरह नहीं थी, जिसके कारण से वहां बेरोजगारी वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। और इस बेरोजगारी बढ़ने के क्रम में वहां पे काम वगैरह नहीं मिल रहा था, लोग भूखे मर रहे थे। इसी के क्रम और जो नेशनल असेंबली का गठन किया गया उसके बाद उसको काम की गारंटी दे दी गई। और देखिए 2 नेता हुआ करता था, एक गणतंत्रवादियों का नेता और सुधारवादियों का नेता। एक का नाम था मार्टिन और दूसरे का नाम था लुई बेला। ये लुई बेला का जिक्र आगे भी आएगा, हालांकि देख लेते हैं। मार्टिन और लुई बेला, ये दोनों के बीच में हो जाता है मतभेद। क्या हो जाता है, मतभेद। देखिए कोई भी आंदोलन अगर होता है उसमें जो नेता होता है, जो ज्यादा क्या बोलते हैं, अच्छे सुधारात्मक काम करते हैं या फिर आंदोलन वगैरह में ज्यादा मूवमेंट वगैरह में भाग लेते हैं, तो वो ज्यादा चांस रहता है कि वो वहां का शासक बन जाए या फिर वहां का प्रधानमंत्री, वहां का किसी तरीके से कब्जा करने के लिए या फिर शासन चलाने के लिए कोई ना कोई उसको पद मिल जाता है। लेकिन जो यहाँ का शासक था ये आपस में जो आंदोलनकारी था, गणतंत्रवादियों का नेता और सुधारवादियों का नेता, ये दोनों आपस में क्या कर लेता है, झगड़ा कर लेता है, यानी मतभेद हो जाता है। और इसके बाद लुई नेपोलियन, कौन था एक व्यक्ति, इसका नाम था लुई नेपोलियन। लुई नेपोलियन फ्रांस का क्या बन जाता है, सम्राट
बन जाता है। तो इस तरीके से फ्रांस का सम्राट कौन बन चुका है? लुई नेपोलियन बन चुका है। और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन जाता है और इस तरीके से फ्रांस की जो 1848 की क्रांति है ये खत्म होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे इटली का एकीकरण। तो थोड़ा सा पॉज लेते हैं हम। हाँ, तो हम देख लेते हैं इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण किस तरीके से हुआ, इसका हम एक रफली जो पेज है इस पे देख लेते हैं किस तरीके से इटली का एकीकरण हुआ था। इटली के एकीकरण के लिए सबसे पहले हम देखेंगे एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था 1815 का वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन। इस वियना सम्मेलन का जो हेड था उसका क्या नाम था? मेटरनिख। इस मेटरनिख ने क्या किया था? वियना सम्मेलन में इटली को और जर्मनी को बहुते भागों में क्या कर दिया था? बांट दिया था, बहुत सारे भागों में बांट दिया था। इस बांटने के क्रम में जो इटली था, बांटने के क्रम में जो इटली था उसके दो क्षेत्र जेनेवा, सार्डिनिया और पिडमाउंट, इस क्षेत्र को ये आपस में मिला दिया था। तो एकीकरण का मतलब यही होता है कि जब कोई क्षेत्र आपस में क्या कर दिए जाते हैं? मिला दिए जाते हैं, इसी को हम बोलेंगे एकीकरण। तो देखिए मेटरनिख था उसके खिलाफ, यानी कि एकीकरण के खिलाफ था, लेकिन पहला काम जो था गलती से ही मेटरनिख ही किया था कि इटली के कुछ क्षेत्रों को आपस में क्या कर दिया था? मिला दिया था, जेनेवा, सार्डिनिया और पिडमांट को। इस तरीके से इटली का जो पहला चरण है, इटली के एकीकरण का जो पहला चरण है मेटरनिख खुद तय किया था। इसके बाद इससे पहले भी आता है वो जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट आता है और इटली में बहुत सारे गणराज्य का स्थापना करता है। बेसिकली 3 गणराज्य बनाते हैं, रियासतें बनाते हैं। इस तरीके से हम देखेंगे इटली का एकीकरण किस तरीके से हुआ। हालांकि इटली को बहुत सारे भागों में बांट दिया गया था जिसका जिक्र हम पहले क्लास में कर चुके थे, जैसे कि सिसिली और नेपल्स, सार्डिनिया, पिडमाउंट, सार्डिनिया, हाँ ठीक है, सार्डिनिया, पिडमाउंट और जेनेवा, और कर दिया लोमार्डी और वेनेसिया, और कर दिया गया था रोम, और कर दिया गया था एक और था पडमा मोडेना और टस्कनी। इस क्षेत्रों में इटली को बांट दिया गया था। किसके द्वारा? तो मेटरनिख के द्वारा। इस मेटरनिख के द्वारा बांटे गए क्रम में इसको अब क्या करना है? हमें एक करना है, यानी एकीकृत प्लस यानी कि सभी को जोड़ देना है, और इसी को जोड़ेंगे अगली क्लास में, इसी क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इटली का एकीकरण। तो इटली के एकीकरण की पूरी स्थिति क्या है देखिए। इटली के साथ क्या था कि भौगोलिक अभिव्यक्ति था जहां कई स्वतंत्र राज्य होने के कारण अलगाव की भावना थी, यानी इटली में सभी लोग ये नहीं चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो, लेकिन राष्ट्रवाद का भावना जैसे जैसे फैला तो सभी लोग एक होते चले गए और सभी लोगों ने यह तय किया कि इटली का एकीकरण अब होना चाहिए, और इस तरीके से बहुत सारे लोग आए जो इटली का एकीकरण में अपना योगदान दिए। इटली के एकीकरण में भौगोलिक समस्या के साथ साथ विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप भी बहुत ज्यादा था। विदेशी राष्ट्र में कौन कौन सा? ऑस्ट्रिया और फ्रांस। देखिए ऑस्ट्रिया और फ्रांस का शासक कौन बन गया था? लुई नेपोलियन। और ऑस्ट्रिया का शासक कौन था? मेटरनिख कब तक रहा? 1848 की क्रांति के बाद मेटरनिख को वहां से फ्रांस से जाना पड़ा, ऑस्ट्रिया में वो था। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे कि इटली के एकीकरण में केवल और केवल भौगोलिक समस्याएं नहीं थी, बल्कि अन्य विदेशी हस्तक्षेप भी था, यानी कि विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप भी था। इस सभी को देखते हुए इटली का जो एकीकरण हुआ बहुत संघर्ष के साथ हुआ, और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है ये नेपोलियन बोनापार्ट का रहा था, मेजनी का रहा था, इस सारे व्यक्ति का यहाँ पे योगदान रहा था। हाँ, तो आगे देखते हैं राजधानी रोम, यानी कि जो इटली की राजधानी थी वो रोम थी। इसकी जो कब्जा है इस पे इस पूरी तरह से पोप के कब्जा था, और पोप भी चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। हालांकि पोप चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, लेकिन वो ये चाहता था कि इटली का एकीकरण धार्मिक अनुसार से हो। जैसे कि मान लेते हैं हमें जैसे भारत है, भारत जो था शुरू में 565 रियासतों में बटा हुआ था। भारत जो था उस समय पे 565 रियासतों में बटा हुआ था शुरू में जब वो आजाद हुआ था, और इस 565 रियासतों में बटा हुआ था जिसको एक करने का काम था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। इसे आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब आप लोग बताएंगे आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सिंपल है, आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आप लोग बताएंगे। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्होंने क्या किए थे? एक नीति अपनाए थे, गाजर एवं छड़ी की नीति, गाजर व छड़ी की नीति। हालांकि देख लेते हैं थोड़ा सा, ये अपने भारत की स्थिति है इसलिए देखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये अपनाए थे गाजर एवं छड़ी की नीति। देखिए एक खरगोश होता है,
तो उसे आप गाजर देंगे तो वो आसानी से आपके पास आएगा, लेकिन उसके पास छड़ी लेके जाएंगे तो आसानी से आपके पास नहीं आएगा। तो यही नीति अपनाए थे गाजर एवं छड़ी की नीति। या तो तुम गाजर खा लो, या फिर मतलब ऐसे समझेगी, या तो तुम गाजर ले लो और हमारे साथ मिल जाओ। ये 565 रियासतों की हम बात कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई जी का सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये रूल था, या तो तुम गाजर ले लो और हमारे साथ मिल जाओ, नहीं तो तुम्हें छड़ी से मार करके, पीट करके, किसी भी मूवमेंट के द्वारा हम तुम्हें अपने में मिलवाएंगे। यानी कि वो किसी भी तरीके से सभी को एक करना चाहते थे। या तो तुम प्यार से मिल जाओ, या फिर तुम जबरदस्ती मिलो, लेकिन तुम्हें मिलना तो होगा ही। इस तरीके से तीन को जो था, इस तरीके से तीन जो रियासतें थी वो बहुत ज्यादा नौटंकी कर रहा था। तो इसे गाजर एवं छड़ी की नीति के द्वारा आपस में यानी कि इंडिया में मिलाया गया था। ये तो भारत की बात रही। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे राजधानी रोम जो था, ये पूरी तरीके से किसके अंदर में था? पोप के अंदर में था। पोप कौन होता था उस समय पे? ईसाई का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोप बोलते हैं। इसके साथ ये चाहता था पोप कि इटली का एकीकरण हो, लेकिन किस हिसाब से हो? धार्मिक अनुसार से हो, यानी कि धर्म के अनुसार से इटली का एकीकरण हो, जो कि संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त पूरे क्षेत्र में अनेक प्रशासनिक एवं आर्थिक विसंगतियां थी। कहने का मतलब वहां पे जो था आर्थिक विसंगतियां, कहने का मतलब कोई अमीर ज्यादा रहता था, कहीं पे कम रहता था, मिडिल क्लास, लो क्लास, हायर क्लास, इस तरीके से अन्य अन्य क्लास यानी कि वर्ग के लोग वहां पे मौजूद थे। राष्ट्रीयता का विकास, यानी कि पूरी तरीके से राष्ट्रीयता का विकास जो था, इसमें नेपोलियन का बहुत बड़ा योगदान था। तो चलिए नेपोलियन का योगदान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, किस तरीके से नेपोलियन ने वहां पे काम किया और इटली के एकीकरण में बहुत ज्यादा भूमिका निभाया था। तो जितने भी बाधाएं थे, सभी बाधाओं को दूर करते हुए, यानी कि सॉल्व करते हुए, बहुत दिनों के बाद इटली का एकीकरण हुआ। और इस इटली के एकीकरण में नेपोलियन का योगदान काफी अधिक रहा था। नेपोलियन ने क्या था कि इटली जीतने के बाद इसके 3 गणराज्य बनाए थे। पहला सिस्पाइन गणराज्य, दूसरा लिगुलियन गणराज्य और तीसरा ट्रांसपेडेन गणराज्य। तो 3 राज्यों का गठन हुआ था। सिस्पाइन, कौन कौन से? सिस्पाइन, लिगुलियन और ट्रांसपेडेन। तो ये 3 गणराज्य का गठन किया गया किसके द्वारा? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट जब इटली को जीता था तो 3 गणराज्यों में इसको बनाया था। एगो सिस्पाइन और दूसरा लिगुलियन और तीसरा ट्रांसपेडेन। इस तरीके से वो अलग अलग 3 गणराज्य बना दिया था, जिसके कारण से और वहां पे जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसको भी सही कर दिया था। बहुत हद तक क्या कर दिया था? इसको सुधार दिया था। यातायात की जो व्यवस्था थी इसको भी सुधार दिया था, यानी रोड वगैरह बनवा दिया था। बेसिकली इतना ही। चलो, तो इस तरीके से जो नेपोलियन है ये अपना योगदान देता है कहाँ पे? इटली के एकीकरण में। इसके बाद देखेंगे इटली के एकीकरण में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। कौन से युद्ध में? वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। उसके बाद इसको भेज दिया जाता है सेंट हेलेना नामक द्वीप पे। और सेंट हेलेना नामक द्वीप पे भेजने के बाद वहां पे वियना कांग्रेस होता है, और वियना कांग्रेस के बाद 2 राज्य को, पिडमांट और सर्डिनिया को आपस में क्या कर दिया जाता है? मिला दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिडमांट और सर्डिनिया को आपस में क्या कर देते हैं हम लोग? मिला देते हैं। कौन मिलाता है? मेटरनिक। कौन मिलाता है? मेटरनिक मिला देता है। इस कदम से अप्रत्याशित रूप से, यानी कि वो चाहता नहीं था कि इटली का एकीकरण हो, लेकिन भूल चूक से ही इटली का एकीकरण का पहला जो चरण है ये कंप्लीट होता है। चलिए अब देखेंगे मेजनी के बारे में। मेजनी जो था इटली के एकीकरण में बहुत ज्यादा योगदान दिया था। मेजनी, इसका जो जन्म है 22 जून 1805 को हुआ था। मेजनी का जन्म कब हुआ था? 22 जून 1805 को। चलिए 22 जून से याद आया, 5 जून को क्या मनाया जाता है? आप लोग कमेंट में बताएंगे। 22 जून 1805 को इसका क्या होता है? जन्म होता है। कहाँ पे जन्म होता है? इटली में ही जन्म होता है। जोनोवा नगर, ये बेसिकली जेनेवा जैसा साउंड आ रहा है। जोनोवा नगर एक महान क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी एवं लेखक और राजनीतिज्ञ था। राष्ट्रवादी कहने का मतलब जो व्यक्ति राष्ट्र से प्रेम करता है वो। इटली का राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो मेजनी को कहा जाता है। इटली के राष्ट्रवाद, यानी कि इटली में जो राष्ट्रवाद हुआ था इसका जो जनक है ये किसे कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। ये मेजनी क्या था? मेजनी का उद्देश्य था कि इटली को विदेशी शासनों से मुक्त करके और छोटे छोटे जो पार्ट में बटे हुए उसको एक करके पूरे को एक कर देना, यानी कि पूरे इटली को क्या कर देना? एकीकृत कर देना। यानी कि जितने भी वहां पे कब्जा करके बैठा था उस सबको क्या कर देना? वहां से भगा देना, और भगा करके जितने भी छोटे छोटे हैं उस सबको एक करके क्या बना देना? संपूर्ण रूप से इटली बना देना था।
इस तरीके से वो काम करना स्टार्ट किया। इसके पिता जो थे ये जियो कामा मेजिनी था, इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक चिकित्सक थे, ये डॉक्टर थे, उन्होंने लॉ की शिक्षा प्राप्त की थी। मेजिनी को कौन सी शिक्षा प्राप्त थी? लॉ की शिक्षा। देखिए जितना भी क्रांतिकारी होते हैं ज्यादातर लोगों को लॉ की शिक्षा ही प्राप्त होती है, लॉ यानी कि कानून की शिक्षा, विधि की शिक्षा। तो इस तरीके से मेजिनी जो है अपना जो काम है ये स्टार्ट करता है। और ये जो था मेजिनी ये बहुत कठिन दौरों से गुजरा, और ये जो कठिन दौरे से गुजरा इसी के कारण क्या हुआ, पूरे यूरोप में पूरे इटली में एकीकरण की भावना फैली, जिसमें नेपोलियन के बाद मेजिनी का ही योगदान रहा था। मेजिनी को क्या कहा जाता है? इटली में एकीकरण का जनक भी इसलिए कहा जाता है इसको। मेजिनी जो था कार्बोनारी दल का सदस्य होता था। कार्बोनारी दल क्या होता था आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। एक ऐसा दल जो छापामार युद्ध करके गणतंत्रवादियों राजतंत्र को खत्म करना चाहता है या फिर विदेशी शक्तियों को खत्म करना चाहता है, और पूरे जो क्षेत्र है यहाँ पे गणतंत्र स्थापित करना चाहता है। इसी को हम क्या बोलेंगे? ऐसा जो युद्ध होता था इसको बोलेंगे कार्बोनरी दल। तो कार्बोनरी दल का काम क्या था? छापामार युद्ध करके राजतंत्र का खत्म करना या फिर विदेशी शक्तियों का खत्म करना और गणतंत्र स्थापित करना। कार्बोनरी दल का बस इतना काम था, याद कर लेंगे आप लोग, लिख लेंगे डिफिनेशन में। कार्बोनरी दल का काम था छापामार युद्ध करके गणतंत्र को स्थापित करना और राजतंत्र एवं विदेशी शक्तियों को क्या करना, वहां से हटाना। यही काम था किसका? कार्बोनरी दल का। इस संगठन का उद्देश्य विदेशी शासनों को क्या करना था? समाप्त करना था। इसके बाद देखेंगे यंग इटली। यंग इटली जो था 1831 में संगठित किया गया था। इसका जो मुख्य नारा था ईश्वर और जनता। तो ईश्वर और जनता किसका मुख्य नारा था? तो यंग इटली का। इसी के साथ आता है यंग यूरोप, देख लेंगे यहां से ही। यंग इटली कब बना था? यंग इटली का गठन हुआ था 1831 में। इसके जस्ट 3 साल बाद यानी 1834 में एक संस्था बना था यंग यूरोप से। कौन नाम से? यंग यूरोप। जो इसका जो बेस है, इटली के एकीकरण का जो बेस है यही था यंग इटली। यानी यंग इटली से ही इसका जो बेस तैयार हुआ था किसका? इटली के एकीकरण का। इसका मुख्य नारा था क्या था? ईश्वर और जनता। इटली के एकीकरण का वैचारिक नींव यानी कि विचार का जो नींव था, बेसिकली बेस जो था इटली के एकीकरण का, इसी को माना जाता है यंग इटली को। जोसेफ मेजिनी मर जाता है 1872 में, उससे पहले इटली का एकीकरण हो जाता है। 10 मार्च 1872 को इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बताएंगे आप लोग को 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर बिहार के लिए। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। और एक पूछे थे हम लोग 5 जून। हाँ 5 जून। उसकी मृत्यु इटली के पीसा नगर में हुई थी। किसकी? मेजिनी की। तो मेजिनी इस तरीके से अपना काम करके वहां से चला जाता है। इसके बाद देखेंगे कार्बोनरी दल। हालांकि हम कार्बोनरी दल का जिक्र कर चुके हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है। कार्बोनरी दल का मतलब होता है कोयला बनाने वाले, कार्बोनरी शब्द का मतलब होता है कोयला बनाने वाले। और जो ये कोयला बनाने वाले जो लोग हैं ये आपस में एक संगठन बना लेते हैं, और इस संगठन बनाने के बाद उसका जो काम था ये था छापामार युद्ध करना। कौन सा युद्ध करना? छापामार युद्ध करना। और छापामार युद्ध करके क्या खत्म करना चाहता है? वो सब विदेशी शक्तियों को क्या करना चाहता है? वहां से हटाना चाहता है। और वहां पे क्या लाना चाहता है? गणतंत्रवाद या फिर गणतंत्र स्थापित करना चाहता है। तो इस तरीके से जो था कार्बोनरी दल का गठन किया जाता है। और कार्बोनरी दल का जो गठन हुआ था 1810 के आसपास में हुआ था। हालांकि इसका एग्जैक्ट डेट मेंशन नहीं है, ना बुक में ना कहीं भी मेंशन नहीं है। तो 1810 के आसपास में इसका क्या होता है? गठन किया जाता है। ये पूरी तरह से राजशाही व्यवस्था को क्या करना चाहता था? खत्म करना चाहता था। और गणतंत्रवाद यानी कि जनता का शासन क्या लाना चाहता था? कौन? ये जो था कार्बोनरी दल। छापामार युद्ध करके अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहता था। छापामार युद्ध यानी कि गुरिल्ला वारफेयर। अचानक हमले करता था ये, यानी कि जैसे मान लेते हैं ये इटली है और इटली में कहीं पे किसी का महल है, राजा वगैरह का, या फिर विदेशी शक्तियों का महल है, कोई विदेशी शक्ति है यहाँ पे आके बस रहा है। तो इटली में ये अचानक से उठता था और इस पे क्या कर देता था? छापामार युद्ध यानी कि हमला कर देता था। और एक ही महल पे हमला करके इसके सारे खजाने वगैरह को लूट लेता था और इसको यहाँ से पूरी तरीके से कंगाल कर देता था। तो ऐसे कर करके वो चाहता था कि पूरे इटली का क्या हो? पूरे इटली का क्या हो जाए? एकीकरण हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हालांकि इतना काफी है कार्बोनरी दल के बारे में, थोड़ा सा और देख लेते हैं। कार्बोनरी दल का सदस्य हुआ करता था कौन? मेजिनी। मेजिनी किस दल का सदस्य हुआ करता था? कार्बोनरी दल का सदस्य हुआ करता था। यंग इटली का स्थापना कब हुआ था? 1831 में। यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ था? 1834 में। इस सब चीजों को हल्की हल्की चीजें है, याद रखेंगे।
कार्बोनरी दल की जो सीमाएं थी ये असफल रही। कहने का मतलब कार्बोनरी दल पूरी तरीके से अच्छे से काम नहीं कर पाया था। क्यों नहीं कर पाया था? क्योंकि विद्रोह में भाग लेने के बावजूद यह दल पूरी तरह से सफल नहीं हो सका, जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित थे। जनता के साथ जुड़ाव की कमी थी, यानी कि जनता के साथ मिलजुल के काम नहीं करता था। एक गुप्त दल था। कहने का मतलब अच्छा ये समझिए कि कोई भी गुप्त दल है वो कितना दिन तक काम करेगा। कोई भी गुप्त दल कहने का मतलब जो हाईलाइट में नहीं आता है, किसी को पता ही नहीं होता उस दल के बारे में, तो कितना दिन तक सर्वाइव कर पाएगा। इस तरीके से जो कार्बोनेट दल था ये गुप्त दल था और ये जनता के संपर्क में नहीं आती थी, जिसके कारण से ये जो दल था ये क्या रहा, असफल रहा। ये इटली के एकीकरण कराने में क्या रहा, असफल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग मेजनी के बारे में देख लेते हैं। मेजनी के बारे में थोड़ा सा हम देख ही लिया है, फिर से थोड़ा सा और देख लेते हैं। मेजनी जो था एक साहित्यकार, मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य देशभक्त भी था। वह तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति को अच्छे से पूरी तरह समझता था, लेकिन व्यवहारिक समझ उसके पास नहीं थी। कहने का मतलब ऐसे समझिए कि कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं ना कि बातें अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन वो फील्ड में जाते ही वो वहां पे क्या हो जाते हैं, उससे कुछ नहीं होता। वैसा ही था मेजनी। तो मेजनी क्या था, उसके पास आदर्शवादी गुण बहुत थे, यानी कि अच्छी अच्छी बातें करता था, लेकिन व्यवहारिक गुण यानी कि जब फील्ड में वो जाता था, जब उसे अप्लाई करता था उस थ्योरी को, उस नियम को, तो वो क्या हो जाता था, फेल हो जाता था। उसके पास आदर्शवादी गुण अधिक थे, लेकिन व्यवहारिक गुण बहुत ही क्या थे, कम थे। अपनी पराजयों के बाद भी उसने संघर्ष जारी रखा था। कहने का मतलब 1830 में जो मेजनी हारा था, इसके बाद फिर से आया 1848 में। कब आया? जब मेटरनिख युग का क्या हो चुका था, अंत हो चुका था। यानी कि 1830 में हारने के बाद 1848 में हारा और 1848 में ये दोबारा से हार गया। यानी कि मेजनी बार बार हारा, एक बार भी मेजनी नहीं जीता। कहने का मतलब वो युद्ध वगैरह नहीं करता था, उसके विचारों का समर्थन करने वाले जो लोग थे उनकी जीत नहीं हुई, उनकी क्या हो जाती है, हार हो जाती है। तो 1830 में पहला बार हारा और दूसरा बार 1848 में हारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेजनी के बारे में इतना काफी है, लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं। मेजनी कौन था? कार्बोनरी दल का एक सदस्य था। मेजनी गणतंत्रवादियों का समर्थक था और उसके पास व्यवहारिक गुण नहीं थे, लेकिन आदर्शवादी गुण बहुत ज्यादा थे। उसका विश्वास था कि इटली में जनता का शासन स्थापित होना चाहिए। हालांकि वो यही चाहता था, राष्ट्रवादी था, तो इटली में क्या हो, जनता का शासन आ जाए। इसके बाद देखेंगे इसका जो राजनीति में जो मेजनी था, इसका पुनः से प्रभाव बढ़ा कब? 1830 की क्रांति के 1830 की क्रांति के बाद। 1830 की क्रांति के बाद फिर से आया 1848 में। 1830 की क्रांति में वो हार गया। देखिए ऐसे समझिए कि सबसे पहले मेजनी आया, ठीक है। मेजनी आने के बाद एक क्रांति होती है 1830 की क्रांति। इस क्रांति में मेटरनिख की जीत हो जाती है और यहाँ से क्या होता है, मेजनी चला जाता है। और मेजनी को चले जाने के बाद फिर से मेजनी आता है 1848 में और मेजनी फिर से क्या हो जाता है, हार जाता है। तो इस तरीके से मेजनी आता है, जाता है, आते जाते रहता है। दूसरी ओर सर्डिनिया और पिडमॉन्ट का जो शासक था चार्ल्स एल्बर्ट, अपने नेतृत्व में इटली का एकीकरण करना चाहता था। देखिए इससे फायदा क्या था सभी लोगों को, जो भी लोग इटली का एकीकरण करेंगे वो वहां का शासक बनेगा। सिंपल बात है कि जो लोग जितना मेहनत करते हैं, जो लोग जितना संघर्ष करते हैं, वो उतना अच्छे पोस्ट पे जाते हैं। तो जो भी यहाँ का एकीकरण करवाएगा वो वहां का शासक बनेगा। तो चार्ल्स एल्बर्ट सर्डिनिया और पिडमॉन्ट, जो हम बताए थे, सर्डिनिया और पिडमॉन्ट कौन बनाया था? सर्डिनिया और पिडमॉन्ट कौन बनाया? मेटरनिख बनाया। तो सर्डिनिया और पिडमॉन्ट, इसका जो शासक था जिसका क्या नाम था, चार्ल्स एल्बर्ट, ये चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। पोप चाहता था कि पोप के हिसाब से क्या हो, इटली का एकीकरण हो। तो देखिए इटली का एकीकरण जिसके संदर्भ में होगा वो वहां का क्या बनेगा, शासक बनेगा। इसलिए सब चाहता था कि मेरे हिसाब से हो, सब अपना अपना कोशिश कर रहा था। विभिन्न विचारधारा को टकराव के कारण इटली का एकीकरण का मार्ग जो था ये बहुत ज्यादा कठिन हो गया था। यानी कि इधर से चार्ल्स एल्बर्ट आ रहा था, इधर से पोप आ रहा था, उधर से ऑस्ट्रिया वाला इसमें बार बार हमला कर दे रहा था। बाद में ऑस्ट्रिया ने इटली के कुछ भागों पे क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। और आक्रमण में चार्ल्स एल्बर्ट, जो सर्डिनिया और पिडमॉन्ट का शासक हुआ करता था, इसकी क्या हो जाती है, हार हो जाती है। और ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली का जनवादी आंदोलन को दबा दिया जाता है। यानी कि फिर से ऑस्ट्रिया के द्वारा इटली का एकीकरण नहीं होने दिया जाता है। और यहाँ पे जो चार्ल्स एल्बर्ट था, जो सर्डिनिया और पिडमॉन्ट का शासक था, इसकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इटली फिर से क्या करता है, मेजनी फिर से इटली छोड़ के भाग जाता है। तो देखिए इस तरीके से 1848 की क्रांति के बाद ऑस्ट्रेलिया ने फिर से मेजनी को क्या कर दिया है, वहां से भगा दिया है। इस तरीके से वो सब चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो, लेकिन देखिए ऐसा होता है कि सब चाहेंगे कि हमें क्या करना है, अच्छा काम करना है, लेकिन सभी की विचारधारा क्या होती है, अलग अलग होती है। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं और अपने अपने स्वार्थ के लिए काम करने के लिए जो इटली का एकीकरण था उसमें सबके विचारधारा आपस में टकरा जाती थी, यानी कि किसी का मेल नहीं खाता था। और पोप चाहता था हमारे हिसाब से हो, और ये जो था
चार्ल्स एल्बर्ट सर्दिया और पिडमॉन्ट का जो शासक था, ये चाहता था हमारे हिसाब से हो। इस तरीके से अन्य अन्य रियासतें थी, सब चाहते थे कि हमारे हिसाब से इटली का एकीकरण हो। हालांकि सब चाहते थे कि हो, लेकिन सबकी विचारधारा क्या थी, अलग अलग थी। उधर से कोई भी कमी देखता था तो ऑस्ट्रिया आके इस पे क्या कर देता था, हमला कर देता था। इस तरीके से इटली का एकीकरण पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा था। और इटली में से मेजनी को इटली छोड़ के क्या वहां से जाना पड़ा। चलिए हमारा जो लास्ट पेज है यह है इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण। इसमें होगा क्या, इटली का एकीकरण अभी नहीं हो रहा है, मतलब संपूर्ण रूप से इटली का एकीकरण इस क्लास में हम नहीं करेंगे। अगले क्लास में देखेंगे इटली का एकीकरण किस तरीके से होता है। ये सारे संघर्ष है। देखिए 1848 तक इटली का एकीकरण जितने भी प्रयास थे ये असफल होते रहे। यानी कि व्यक्ति था एक मेटरनिक, वो बहुत ही कूटनीतिज्ञ शासक था, यानी कि अच्छे शासन करता था, जिसके कारण से जो इटली का एकीकरण है वो बढ़िया से नहीं होने दे रहा था। इन आंदोलनों के कारण जनता में राष्ट्रीयता की जो जागरूकता थी ये बढ़ गई थी। देखिए जो व्यक्ति, जब कोई देश में बहुत ज्यादा आंदोलन होने लगते हैं तो जनता भी समझता है कि नहीं ये आंदोलन सही चीज है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा आंदोलन हो रहा था इटली में, बहुत ज्यादा संघर्ष हो रहे थे। और बहुत ज्यादा संघर्ष होने के कारण जो वहां की जनता थी इसमें राष्ट्रवाद की भावना क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इटली में राष्ट्रवाद की भावना लगातार मजबूत होती चली गई। सार्डिनिया और पिडमॉन्ट के नए शासक विक्टर एमिन्यूअल, क्या नाम था उसका, विक्टर एमिन्यूअल। सार्डिनिया और पिडमॉन्ट की बात कर लेते हैं। सार्डिनिया और पिडमॉन्ट में अभी था चार्ल्स एल्बर्ट। चार्ल्स एल्बर्ट की हार हो जाती है, ऑस्ट्रिया जब इस पे क्या कर देता है, हमला कर देता है। चार्ल्स एल्बर्ट के बाद इसका जो शासक बनता है इसका नाम था विक्टर एमिन्यूअल। विक्टर एमिन्यूअल यहाँ आता है और उन्होंने इटली के एकीकरण के लिए कार्य को आगे बढ़ाया और अपनी नीति लागू करने के लिए उसने अपना प्रधानमंत्री बनाया काउंट कबूर को। ये जो व्यक्ति है काउंट कबूर, ये इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जो अकेले मिलकर के अपने शासक के साथ भी मिलकर के पूरी इटली का क्या करवा देता है, एकीकरण करवा देता है। तो हम लोग जब भी काउंट कबूर के बारे में पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इत्मीनान के साथ पढ़ेंगे कि काउंट कबूर क्या क्या किया था। या काउंट कबूर इतिहास के संदर्भ में भी बहुत ही प्रभावकारी शासक रहा था, प्रभावकारी व्यक्ति रहा था। शासक नहीं बोलेंगे, प्रधानमंत्री बना था। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है काउंट कबूर। और मेजनी भी, मेजनी हालांकि हार जाता है, हारे या जीते अलग बात है, वो होता है ना क्या बोलते हैं, अरे यार एक शायरी याद आ रहा था, यार भूल गया मैं। चलो बेसिकली शायरी का पॉइंट ऑफ व्यू बता दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कितना भी मेहनत करे, कितना भी संघर्ष करे, अगर वो जीत जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और अगर वो हार जाता है उसकी वैल्यू क्या रह जाती है, उतनी नहीं बढ़ पाती है। अगर किसी का कट ऑफ, यानी कि किसी एग्जाम में अगर आप एग्जाम देते हैं तो किसी का कट ऑफ अगर मान लेते हैं 90 गया है और जो व्यक्ति 90 पार कर गया वो तो सही है, लेकिन 89 वाले को इतनी वैल्यू नहीं मिलती है। ये जो माइंडसेट है ये पूरी दुनिया में है कि जो व्यक्ति सफल हो जाता है तो उसे समझा जाता है, और जो असफल रह जाता है उसे नहीं समझा जाता। तो आप लोग मेहनत कीजिए और 90 पे जाइए, 89 पे बहुत दर्द होता है। जब आप मेरिट आउट होंगे तो ऐसे समझिए कि आपका ब्रेकअप हुआ है और बहुत तगड़ा वाला ब्रेकअप हुआ है। मेरिट आउट का जो दुख है ये ब्रेकअप से भी बहुत तगड़ा वाला दुख होता है। ब्रेकअप पता है ना, ब्रेकअप। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे थे हम लोग। हाँ, तो इटली में क्या हो रहा था कि धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज्यादा मजबूत हो रही थी। उन्होंने इटली के एकीकरण का जो कार्यक्रम है ये आगे बढ़ाया। किसने, इमेन्युअल, विक्टर एमिन्यूअल ने। किसने, विक्टर एमिन्यूअल ने। विक्टर एमिन्यूअल कौन था, सार्डिनिया और पिडमॉन्ट का शासक था। चलिए, तो इटली के एकीकरण को वो आगे बढ़ाया, उसने अपना प्रधानमंत्री बनाया किसको, काउंट कबूर को। याद कर लेंगे आप लोग, काउंट कबूर को प्रधानमंत्री बनाने वाले शासक का क्या नाम था, विक्टर एमिन्यूअल। विक्टर एमिन्यूअल। ये जो काउंट कबूर था ये बहुत ज्यादा क्या था, कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ कहने का मतलब वो व्यक्ति, चलिए कूटनीतिज्ञ समझ लेते हैं, इसके बाद इस क्लास को खत्म करते हैं। कूटनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ किसको बोलेंगे, ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति होता है जो आपस में क्या कर देता है, सभी को लड़ा वड़ा देता है, उसे कूटनीतिज्ञ बोलते हैं। इसको एक गांव के एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए गांव में जो कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो खासकर ये लड़कियां का काम होता है, लड़के ऐसा नहीं करते हैं, करते भी होंगे शायद। तो इसमें होता क्या है कि किसी एक के द्वारा किसी दूसरे को चढ़ा बढ़ा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, किसी एक के द्वारा किसी दूसरे को क्या कर दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। इसी को हम बोलेंगे कूटनीतिज्ञ।
यानी कि झगड़ा वगड़ा लगा दिया जाता है और किसी तरीके से अपना काम करवा लिया जाता है और पूरी तरीके से पॉलिटिक्स खेला जाता है, उसी को क्या बोलेंगे हम? कूटनीतिज्ञ। आप लोग अमित शाह का नाम सुने होंगे। कौन है अमित शाह? अमित शाह। अमित शाह बहुत ही खतरनाक वाले कूटनीतिज्ञ है। आज तक जो उन्होंने मोदी के साथ जब से रहे हैं, वो मोदी को एक भी चुनाव हारने नहीं दिए हैं। यानी कि इतने खतरनाक वाले कूटनीतिज्ञ हैं वो। किसी भी रूल को अच्छे से इम्प्लांट करने में वो सक्षम हो जाते हैं। कुछ कुछ छूट जाता है, लेकिन अधिकांश अभी के जनरेशन में अमित शाह को बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ माना जाता है। राइट हैंड माना जाता है किसका? मोदी का। यानी कि मोदी के जितने भी सक्सेस हैं, मोदी अभी तक प्रधानमंत्री जो बना है, इसमें सबसे बड़ा योगदान किसको माना जाता है? अमित शाह को माना जाता है। तो कूटनीतिज्ञ हम लोग समझ रहे थे। कूटनीतिज्ञ मतलब अपने फायदे के लिए किसी के साथ कुछ भी करे, उससे मतलब नहीं है। बेसिकली पॉलिटिक्स को, अच्छी वाली पॉलिटिक्स को, जियो पॉलिटिक्स को हम कूटनीतिज्ञ बोल सकते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे काउंट कबूर के बारे में, किस तरीके से जो काउंट कबूर है, ये किस तरीके से जो काउंट कबूर है, ये क्या करता है, वहां पे शासन वगैरह करता है। और इस शासन के क्रम में एकीकरण के संदर्भ में किस तरीके से वो एकीकरण करता है और बहुत सारे प्रयासों के बाद ये पूरी इटली का क्या कर पाता है? एकीकरण कर पाता है। तो काउंट कबूर के बारे में हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तो अगर आपको ऐसे ही अलग अलग क्लास की वीडियो चाहिए, अलग अलग चैप्टर्स की, अलग अलग सब्जेक्ट की, तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे चैनल का जो नाम है, ये है मार्च क्लासेस। आप लोग सर्च करेंगे मार्च क्लासेस, और मार्च क्लासेस सर्च करने के बाद उसे क्या करेंगे, वहां पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके बाद सब्सक्राइब कर लेंगे, और वहां से जो भी वीडियो होंगे, जो भी आप क्लास देखना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट का, वहां से आप प्रीफर कर सकते हैं। हमारे जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे क्लास 10वीं का जो भी इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, हालांकि इंग्लिश भी चलेगा कुछ दिनों के बाद से, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, क्या पता और चल चुका होगा। तो सोशल साइंस, साइंस, मैथ, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, सारे विषयों का यहाँ पे क्या मिलता है? वीडियो मिल जाते हैं। तो आप लोग देखेंगे, और इसके साथ हम लोग जब एग्जाम नजदीक आएगा तो हम लोग एक क्रैश कोर्स चलाने वाले हैं, और उस क्रैश कोर्स में आप जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।